चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन पूछा जाता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछा जाता है। दोनों बातों में फ़र्क है, कृपया जब पढ़ें तो इस बात को बहुत ध्यान में रखें। हम अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होता देखते हैं। जैसे इस बार ही हमने अपने स्कूल में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चे हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिख के दे दिए, ठीक है। तो कृपया इस बात को बहुत ध्यान रखें कि हम आपसे म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछ रहे हैं। बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो एक फिनोमेना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों के बारे में जब बातचीत होगी तो अलग हो जाएगी। आई बात समझ में। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग पढ़ ही चुके हो तो आपको आइडिया होगा ही कि वहां भी हमने दो तरीके से डेफिनेशन लिखवाई थी, यहाँ भी दो तरीके से डेफिनेशन लिखवाएंगे। चलिए तो मेथड 1 पे आते हैं हम लोग। मेथड 1, पहला मेथड क्या है, हम जानते हैं कि phi2 बराबर mi1 होता है। phi2 इज इक्वल टू mi1 होता है। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, phi2 अपॉन i1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आप कह सकते हो कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट मतलब ये एडिशनल बातें बता रहा हूं मैं, मतलब हमने हेडिंग डलवाई ना एस्टिमेशन, अर्थात एस्टिमेट कैसे करोगे, फॉर्मूले से। तो ये है एस्टिमेट करने का तरीका। यानी अगर सेकेंडरी कॉइल में आप टोटल जितना फ्लक्स है उसमें आप प्राइमरी कॉइल करंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो दोनों कॉइल का जो कॉमन म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कॉइल का नहीं होता बेटा, म्यूचुअल प्रोसेस ही साझे का है, तो दोनों कॉइल का होता है, तभी इसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस पड़ा है, ठीक है ना। तो दोनों कॉइल का अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो सेकेंडरी कॉइल में कितना टोटल फ्लक्स है, शब्दों पे ध्यान देना अभी क्योंकि तुम फंस जाओगे न्यूमेरिकल करते वक्त, और प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके रेशियो कहते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और करंट का हो गया एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर हो गया, इसी को आप लोग कहते हो क्या, हेनरी, HENRY, ये हो गया आपका SI यूनिट, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो अगर I1 का वैल्यू हम 1 एम्पियर रख दें तो क्या हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू phi2 हो जाएगा। यानी अगर मैं प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट देता हूं या 1 एम्पियर करंट चेंज करता हूं तो सेकेंडरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स चेंज होगा या लिंक होगा वही दोनों कॉइल्स का क्या बन जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा। आई बात समझ में, कॉपी करिए इसको। चलिए डेफिनेशन लिखिए। Hence mutual inductance of two coils is numerically equal to, hence mutual inductance of two coils is numerically equal to, hence mutual inductance of two coils is numerically equal to, mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked, the magnetic flux linked with the secondary coil, the magnetic flux linked with the secondary coil when magnetic flux linked with the secondary coil when a unit current passes through primary coil, when a unit current passes through the primary coil, unit current passes through the primary coil, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 है डेफिनेशन का, दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं इसका डेफिनेशन। हम जानते हैं सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो माइनस का MdI1 अपॉन dt के बराबर होता है। लास्ट में यही फॉर्मूला आखिरी में करवाया था हमने, है ना। तो अगर हम लोग दोनों तरफ मॉड ले लें, टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ E यानी E2 और M dI1 अपॉन dt, इसको भी चलो मॉड में ही ले लेते हैं।
m बराबर कितना हो गया, मॉड ऑफ E2 अपॉन मॉड ऑफ di1 अपॉन dt, राइट। तो ये भी एस्टिमेशन का तरीका हो गया, यानी अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ, अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता है और प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता है, तो आप दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। ये मतलब समझ गए ना, ये एस्टिमेशन का तरीका हो गया। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करने पे स्केलर आता है। यूनिट की बात कर लेते हैं तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पियर पर सेकंड होता है, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर हो जाएगा। यही आपका हेनरी है, HENRY, हेनरी, जो कि एसआई यूनिट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन बनाने की। तो फॉर डेफिनेशन आप होशियार है, डिनोमिनेटर 1 बनाया जाता है। तो अगर हम लोग मॉड ऑफ di1 अपॉन dt अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ E2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा अगर वो 1 हो जाए तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाता है, दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। नहीं समझे? इफ rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second, then the magnitude of EMF induced in the secondary coil will be the mutual inductance। आई बात समझ में? दूसरा मुद्दा यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रही है इस फॉर्मूले को देख के कि M की वैल्यू भी L की वैल्यू की तरह हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मैंने बोला था ना L पॉजिटिव होता है तो M भी भैया पॉजिटिव ही होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। चलिए तो डेफिनेशन लिखिए। हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज the magnitude of induced EMF, hence mutual inductance of two coils is defined as the magnitude of induced EMF in the secondary coil, defined as the magnitude of induced EMF in the secondary coil, magnitude of induced EMF in the secondary coil due to the change in current in the primary coil, due to the change in current in the primary coil at the rate of 1 ampere per second, at the rate of 1 ampere per second। चलिए शीट निकाल लीजिए, शीट निकाल लीजिए। शीट में हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल है जो कि NCERT का क्वेश्चन है, 6th चैप्टर में 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं वीडियो वालों के लिए। क्वेश्चन बहुत साधारण सा है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी फुल स्टॉप। If current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the other coil? Question mark। ठीक है, तो क्वेश्चन हॉले से फिर से पढ़ता हूं। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 हेनरी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस अर्थात n की वैल्यू 1.5 हेनरी दे दी गई है। If current in one coil changes from 0 to 20 एम्पियर, यानी कि इनिशियल करंट जो है वो 0 एम्पियर है और फाइनल करंट जो है वो 2 एम्पियर है। यानी अगर चेंज इन करंट निकालें तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट यानी 2 माइनस 0 बराबर 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये कार्यक्रम कितनी देर में फिट किया गया है? ये कार्यक्रम जो फिट किया गया उसका टाइम इंटरवल गिवन है 0.5 सेकेंड। चलिए
तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स चेंज होगा अगर हम प्राइमरी कॉइल में डेल्टा I1 लिख दे रहे हैं। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 2 एम्पियर चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज होगा। निहायत घटिया सवाल है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि phi2 बराबर MI1 होता है। तो अगर हम चेंज करेंगे फ्लक्स में, सॉरी चेंज करेंगे करंट में, तो बनी बात है उसके करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा किसमें, फ्लक्स में। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा phi2 हमें निकालना था, m हमें 1.5 दे रखा गया है, डेल्टा I2 है 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3.0 फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है ऐसा सिस्टम में, ठीक है। इसकी हमको आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर हम E बराबर माइनस का m डेल्टा I बाई डेल्टा t से लगाते तो फिर प्रोसेस भी एक स्टेप लंबा हो जाता, लेकिन तब फिर डेल्टा t आपको यूज में आ जाता। उसकी कोई जरूरत हमको पड़ी नहीं, इस वजह से हमने यूज किया नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 करने जा रहे हैं हम लोग। ये नूतन का क्वेश्चन है, ये ISC ईयर 2009 में आया हुआ सवाल है बोर्ड में। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल P letter P decreases from 50 ampere to 0 ampere in 0.2 second, and EMF of 60 volt is induced across the terminals of the adjacent coil Q. Calculate the coefficient of mutual inductance of two coils P and Q. तो सीधी सी बात है डियर, इस क्वेश्चन में एक कॉइल है P जिसमें करंट चेंज कराया जा रहा है, तो इत्तेफाक से ये P का मतलब प्राइमरी भी हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को लिखने वाले की मंशा ऐसी नहीं है, नहीं तो दूसरी कॉइल का नाम वो S रखता अगर ऐसी मंशा होती तो, लेकिन उन्होंने अदर कॉइल का नाम क्या रखा है, Q। आई बात समझ में, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। तो यहाँ पे P का मतलब प्राइमरी मत समझिएगा, यहाँ ये समझिएगा कि P वो कॉइल है जिसमें करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब P वाली कॉइल प्राइमरी कॉइल है। P फॉर प्राइमरी मत समझ लेना, समझ गए। तो इसमें जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट इनिशियली है वो 50 एम्पियर है और जो फाइनली है वो 0 एम्पियर है, ठीक है, 0 एम्पियर है। तो अगर हम चेंज निकालेंगे डेल्टा I1, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो फाइनल करंट इज 0, इनिशियल करंट इज 50, कुल मिला के माइनस का 50 एम्पियर हो गया। डरने की जरूरत नहीं, माइनस में आ रहा है, पानी दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट EMF इंड्यूस हुआ है, EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है, ठीक है। टर्मिनल्स ऑफ द एडजेसेंट, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M निकल आएगा, नहीं निकल आएगा क्या, सीधा फॉर्मूला है E2 बराबर माइनस का M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। समझ गए ना कि हमने dI1 अपॉन dt क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में, कितना, इन 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देते हैं डेल्टा की T गिवन था 0.2 सेकेंड, इन 0.2 सेकेंड लिखा है, ना कि एट 0.2 सेकेंड। एट लिखा होता तो D कर देते, dI1 अपॉन dt। तो ये हो गया भैया 60, M निकालना है, डेल्टा I1 माइनस 50, डेल्टा T का वैल्यू 0.2, M की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0.24 हेनरी, ठीक है। घटिया सा सवाल, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर जो 92 है ये भी नूतन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो पार्ट में सवाल दिया गया है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट और बी पार्ट में पहले पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में है द करंट इन द प्राइमरी ऑफ अ सर्किट, सर्किट होगा उसमें दो कॉइल लगी होंगी, है ना, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। जिक्र किया उन्होंने, द करंट इन द प्राइमरी of a circuit is reduced from 10 ampere to 0 uniformly in 1 millisecond। मिली मतलब 10 to the power minus 3 सेकेंड,
Full stop. Calculate the EMF induced in the secondary if the coefficient of mutual induction is 3 Henry. आसान हो गया. B पार्ट में आ जाते हैं. Also calculate the change in the flux linked with each turn of the secondary which has 600 turns. सेकेंड पार्ट अच्छा है, पहला पार्ट गड़बड़ है. सेकेंड पार्ट में मैं चेक करना चाहता हूं कि आप सही अंदाजा लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं. द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, यानी इनिशियल करंट जो था वो 10 एम्पियर है, जो फाइनल करंट है वो 0 एम्पियर है. तो अगर हम डेल्टा आई निकालेंगे इसका, जो कि I1 होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कुल मिला के माइनस 10 एम्पियर आया. टाइम इंटरवल गिवन है 1 मिली सेकेंड 10 to the power minus 3 सेकेंड होता है. चलो भाई ये भी निपटा लिया हमने. उसके बाद ईएमएफ हमको निकालना है सेकेंडरी कॉइल में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का 3 हेनरी हो. मेरे हिसाब से कुछ इसमें बचा ही नहीं है. E2 बराबर माइनस का m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t हो जाएगा. E2 चाहिए, माइनस m की वैल्यू है 3, डेल्टा I1 है माइनस 10 और डेल्टा t है 10 to the power minus 3. इस प्रकार से E2 की वैल्यू हो जाएगी 3 into 10 to the power 4 वोल्ट. चलिए, यानी 30,000 वोल्ट आ गया. मैं बात करता हूं बी पार्ट की. ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न इन द सेकेंड. देखिए, अब इसीलिए हमने पहला मिटाला नहीं था. चेंज इन फ्लक्स निकालने का बड़ा अच्छा तरीका मैंने निकाल के दिया आपको. ठीक है ना. अच्छा, तो डेल्टा फाई 2 बराबर m डेल्टा I1 हो जाएगा. डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है. करंट में कितना चेंज हुआ माय डियर? माइनस 10. m कितना है? 3 इंटू माइनस 10 डेल्टा पाई की वैल्यू माइनस 30 है ना. माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फील्ड लाइंस कम हो गई, फ्लक्स कम हो गया. माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स कम हो गया. माइनस डरने की जरूरत नहीं होती माइनस में, हमेशा उसका साइंटिफिक मीनिंग सोचिए भाई. किसी चीज का डिफरेंस निकालोगे माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या है? बाद वाली चीज कम हो गई होगी तभी तो माइनस में आया होगा. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, फाइनल माइनस इनिशियल. तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करने पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? फाइनल कम हो गया था, वो पहले ज्यादा था. ठीक है, तो आंसर आ गया वेबर, है ना. गलत. सवाल में ईच टर्न बोला गया है. और जब थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको आगाह भी किया था, मैंने बोला था ये टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल के साथ. ठीक है, तो ये चेंज इन फ्लक्स टोटल निकल के आया है. हमको क्या चाहिए? पर टर्न 600 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसलिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू, आपने जो डेल्टा फाई 2 निकाला है उसमें बाई N2 मारना पड़ेगा. N2 क्या है? यहां लिख दे रहा हूं. N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विच इज 600. ये हो गया माइनस का 30/600. समझ गए? माइनस का 0.05. अब ये कंप्लीट हुआ. कॉपी. चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग. जिस प्रकार से हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव किया था, याद करो मुन्ना, एक सोलेनॉइड का. अब हमको डिराइव करना है 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का. ठीक है, एक पर्टिकुलर केस है हमारे सामने और ये डेरिवेशन कम और एक तरीके का मेथड ज्यादा है. क्योंकि कोई भी किसी भी शेप की 2 कॉइल्स आपके सामने आ सकती हैं जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालने के लिए आ सकता है. स्पेशली होशियार रहे सीबीएसई बोर्ड वाले. आईएससी बोर्ड वाले में तो सेट पैटर्न है, लिखा लिखाया.
यही आएगा। और आई सीबीएसई में क्या होता है कि अच्छा ये हो गया, इसका मतलब तुमको आ गया, इसका मतलब अब ये करके दिखाओ, नया सिचुएशन। आई बात समझ में? ठीक है, हम बात काहे की करने जा रहे हैं? हम बात ये करने जा रहे हैं कि मेरे पास एक फ्रेम है, अभी लिखवा रहे हेडिंग वगैरह लिखवा रहे हैं, पहले देखिए यहाँ ये एक कोर है, ठीक है, कार्डबोर्ड का बना है, सिरेमिक का बना है, पाइप है, उसमें हमने तार लपेट दिया है, क्लोज, ठीक। तो तार लपेट के यहाँ पे हमने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगा दिया है, समझ लो, मतलब ये प्राइमरी कॉइल हो गई भाई, ब्लू वाली प्राइमरी कॉइल। इसी के ऊपर हमने इंसुलेटेड करिया वाला तार जोड़ दिया, ठीक, ऐसे। इसमें हमने, समझ जाओ कौन है ये, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये दो कॉइल हो गई, एक प्राइमरी, करिया वाली सेकेंडरी, नीली वाली प्राइमरी, करिया वाली सेकेंडरी, ठीक। तो क्या बोलेंगे इन दोनों कॉइल्स को? कोएक्सियल कॉइल्स, क्योंकि दोनों का एक्सिस क्या हो गया? सेम हो गया। ये है कोएक्सियल, ये एक्सिस है, इधर अंदर नहीं बनाया शीशा, इधर ज्यादा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कॉइल का सेम हो गया है, A1 बराबर A2 बराबर A, क्योंकि तुमने एक ही फ्रेम के ऊपर लपेट दिया, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, मोटाई सेम हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल N2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज N1। L लेंथ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? L भी कॉमन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, फिलहाल जो बंद दिख रहा है उसके हिसाब से L भी कॉमन है, अदरवाइज लेंथ भी कम ज्यादा कर सकते थे भाई, इसमें दूर तक लपेटते चले जाते करिया वाला, है कि नहीं? ठीक है, नीला वाला थोड़ी दूर तक लपेटते, करिया वाला ज्यादा दूर तक लपेटते, फैला के लेंथ चेंज हो जाती है ना। फिर भी तो आईएससी वालों के हिसाब से अभी बता देंगे, चिंता मत करिए, बता दोनों के हिसाब से रहा, ठीक है। आखिरी में बस क्या कर देंगे, जहां पे L2 आ रहा होगा वहां पे सिर्फ L लिख देंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, बात हम कंसेप्ट की ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर द सिचुएशन, हालात को समझिए, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का पहला कदम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। मैंने इसीलिए बार नाम रख दिया था मुन्ना, जानबूझ के, याद करने में आसान और आपको रिकॉल करने में आसान कि हमने इस ऐसी एक चीज पहले पढ़ रखी, ठीक है। तो मुन्ना जब डिराइव किया था तो उसमें हमने यहीं से शुरू किया था, वहां पे फाई बराबर Li से शुरू किया था, यहाँ पे हम फाई2 बराबर Mi1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़े होशियार तो हो ही गए, अभी लास्ट न्यूमेरिकल लगा के यहाँ जो नीचे थोड़ा क्वेश्चन किया था हमने, क्या था वो, ये टोटल फ्लक्स था, यानी अगर इसमें हमको पूरा करना है तो पहली बात तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा क्या होता है, एक कॉइल से होता है, और टोटल से करना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फील्ड किसने बनाई, कौन है इसका मालिक, इसके पापा कौन है? नीले वाले भाई, करंट तो प्राइमरी कॉइल में फ्लो हुई ना, बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, प्राइमरी की होगी, V1 हो गया। एक किसका लिया जाता है, सेकेंडरी का भाई, जिससे फ्लक्स लिंक होता है एरिया उसी का होता है। फ्लक्स का डेफिनेशन याद करो, एरिया किसका लेते हैं, उस सरफेस का जिससे लाइंस पास हो रही होती हैं। तो फ्लक्स किसके साथ लिंक लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी के साथ, ठीक। हम जानते हैं कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है, इसमें कोई संशय नहीं, बट कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें नहीं याद रहती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देते हैं लोग, इन छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप सिंपली 212 याद कर लो, 212 पैटर्न याद रहेगा, ठीक। क्या करें, हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे ही बताते हैं, ज्ञान से गरीब, है ना, तो ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका M
I1। ठीक है, 212 याद रहेगा। ठीक है, अब ये ना कर देना कि एन बी ए इधर उधर कर दो तो उसके बाद अब बताओ 212 कहाँ है। तो भैया वही हमने कहा, खेलो नहीं भाई साहब। ठीक, ये हो गया। अच्छा, थीटा कितना होगा? 0। सोलेनॉइड के मामले में तो हमेशा से 0 रहा है, 0 है, 0 था, 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड पे जो डायरेक्शन, जो एक्सिस होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इत्तेफाक से अगर कॉइल के छल्ले अगर तुमने देखे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उधर ही आ जाएगी। छल्ला इससे है तो एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से अलोंग द एक्सिस होती है। थीटा तो 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यह n2 b1 a2 और cos 0 1 होता है। थोड़ा बहुत गणित जानते होगे। mi1। ठीक, ये b1 आइटम कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। किसका? पहली, फर्स्ट नहीं, प्राइमरी। और प्राइमरी कॉइल है क्या? बेसिकली एक सोलेनॉइड है, नहीं है क्या? है ना? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट Ni। ठीक है, ये लोग पारिवारिक लोग हैं, मतलब सब कुछ अपने परिवार में हो जाता है। ठीक है, यानी जिसकी एक फील्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें n उन्हीं का है और I भी उन्हीं का है। अब उन्हीं का है, उन्हीं की है, उससे कोई मतलब। ठीक, तो आप अंधेरे नहीं हो, साफ साफ देख सकते हो। I1 नोटिस हो गया। ठीक, तो आप अकेला बच गए एक साइड m, और धोखे से यही काम हम कर रहे थे। म्यू नॉट n1 n2 a2। सीबीएसई वालों, यहां तक हमारा आपका साथ था। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये कि यहां तक आपको साफ साफ दिख रहा है कि n2 n1, चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं। m बराबर म्यू नॉट n1 का मतलब हो गया n1 अपॉन n1, राइट? और ये n2 हो गया। अब ठीक है, अब यहां तक हमारा साथ है। यानी इस डेरिवेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लेना होता, अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता बाय चांस, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लेना होता? सेकेंडरी। पन्ने पलट के देखिएगा, हमने जहां पे लिखवाया था ना m कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता था, मैंने लिखवाया है वहां पे। एरिया किसका? सेकेंडरी का लेना। ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे काउंसिल ने एक पर्टिकुलर केस लेने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एरिया बराबर ले लेना, मैं बाद में ए लिख दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग सीबीएसई वालों को छोड़ के आईएससी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल किसका लेना है? प्राइमरी कॉइल का लेना है, सेकेंडरी का नहीं लेना है। ये अलग बात है कि जो पर्टिकुलर केस हमको पढ़ना है उसमें हमको L1 L2 L सब सेम लेना है। समझ गए? तो अगर सीबीएसई वाले देखें तो मुन्ना इस तरीके से याद करें, और अगर आईएससी वाले देखें, मतलब यहाँ पे सीबीएसई का पड़ाव है नीला नीला, आईएससी वालों का पड़ाव ये है म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। ये करिया वाला आईएससी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, हेडिंग भी डालनी थी, हेडिंग तो लिख लो पहले। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। हौले हौले लिखो। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, derivation for the expression of mutual inductance of two long coaxial solenoids। by the way डेरिवेशन नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। अब जैसे होमवर्क के लिए मान लो हम दे दें, क्या कहते भैया ऐसा है कि ये एक छल्ला है, छल्ले के अंदर दूसरा छल्ला है, भावना समझ? ये है हमारा, मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल, और ये हमारा प्राइमरी कॉइल। इसमें हमने
जुगनू लगा दिया, ये जुगनू, ठीक, जुगनू लग गया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, इसका रेडियस r1 r2 है, इसका रेडियस r1 है। नहीं समझे? ठीक है, इस सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। ठीक, अब जिसको नहीं आता होगा, जो कंसेप्ट पे पकड़ नहीं रखा होगा, ये रट्टा मार के इतने केवल चला गया होगा, वो इसको देखते हुए किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक, किंतु जिसको आता होगा वो कर लेगा, अभी वो करके दिखाएंगे आपको। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया कि एक कॉइल है जिसका बड़ा रेडियस r1 है और r2 जो है उसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। ठीक है, मान के चलते हैं, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि r2 छोटा है, काफी छोटा है, किससे? r1 से, मतलब ये सेंटर के आस ही पास है कहीं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल में वो n2 है, और ये वाली जो कॉइल है उसमें n1। ठीक है, तो इसमें ये आपका लगा है जुगनू। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने जानबूझ के ये हिस्सा नहीं मिटाला है क्योंकि आपको स्टेप्स में दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि मैं लिख ही देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल, सॉरी टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, इसको कोएक्सियल नहीं कहते हैं, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एज फॉलोज। ठीक है, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, हम देख देख के यहां लिखेंगे। ठीक है ना, पहला स्टेप होता है कि जब भी हमको सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है तो हम फाई बराबर एम आई या एल आई, ऐसी जरूरत हुई। सेल्फ इंडक्टेंस है तो एल आई, ठीक है, म्यूचुअल है तो एम आई, तो ये फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? फाई टू में एन टू इंटू बी ए कॉस थीटा लिख देते हैं, याद है आपको जो यहाँ बताया था? क्या होता है? ये 212 और ये एम आई वन हो गया। ठीक है, स्टेप बैक करता जा रहा हूं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब दोनों कोएक्सियल है। ठीक है, सॉरी मतलब कॉन्सेंट्रिक है, एक ही प्लेन पे पड़ी हुई हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। एक चीज और देखिए पहले यहाँ पे, करंट जो है, ठीक है, करंट जो है, मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रही है, बोलो, हाँ, तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर हो जाएगी। हम एरिया वेक्टर भी इस कॉइल का अंदर मान लेते हैं क्योंकि भाई प्लेन पे ही तो पड़ी, इसका एरिया वेक्टर या तो ऐसे या तो ऐसे। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, करंट ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई सपोज इनवर्ड्स, क्रॉस कर दिया हमने। चलो, तो एरिया जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल का होता है, वो भी हम किधर मान लेते हैं? अंदर। थीटा कितना हो गया? तो क्योंकि थीटा कितना है? 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो 1। इसलिए क्या हो गया? ये n2 b1 a2 और ये क्या हो गया? mi1। यहां तक सिस्टम सेम है, बताइए। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ऐसा है, मैं एरिया वेक्टर बाहर लूंगा अंदर वाली कॉइल का, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, cos 180 की वैल्यू -1 होगी, अल्टीमेटली आंसर में माइनस आएगा। वो म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस में होता नहीं है, हटाना तुमको फिर भी पड़ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता है, इसमें होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारी मजबूरी है। ठीक, अच्छा, अब यहां से हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि पिछली बार सोलेनॉइड था, इस बार सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, बाकी सारी चीजें मैं वैसे लिख देता हूं, N2 वैसे ही है, B1 चेंज करूंगा, A2 वैसे ही है, Mi1 ये है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I बाई ए, रेडियस कितनी है इसकी R1। मैंने कहा था B जिसका है सब पारिवारिक होता है, ठीक है। यानी अगर B फर्स्ट कॉइल का है तो करंट भी फर्स्ट कॉइल की होगी, रेडियस भी फर्स्ट कॉइल की होगी, है ना, सेंटर पे। और इनटू किससे मल्टीप्लाई होता है? 2 पाई से। 2 स्ट्रेट वायर से होता है इनफिनिट से, और 2 पाई से सर्किल के सेंटर पे। तो बात समझ में आया कि नहीं है? इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इतनी आएगी। देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, आखिरी स्टेप फिर से कॉमन हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ से बस डिराइव हो गया m बराबर म्यू नॉट, पाई से पाई उड़ा देते हैं, 2 दूनी 4 कर देते हैं, तो म्यू नॉट, ठीक है। और हाँ, प्राइमरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी तो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉइल के, इसमें आपने n मल्टीप्लाई नहीं किया है तो n भी क्या हो गया? 1 हो गया। नहीं समझे? क्लियर? तो म्यू नॉट n1 n2 a2 बाय r1 2r1, ठीक है, हो गया? अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमें एरिया नहीं दिया है सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का रेडियस दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? पाई r2 स्क्वायर। वेरी गुड। m बराबर हो गया म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन 2r। पल्ले पड़ा? क्लियर? तो यहां से चैप्टर आपका संपन्न होता है। नेक्स्ट टर्न पे ऑल्टरनेटिंग करंट।